हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, CUET के आपके एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के अंदर इस वीडियो में मैं दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्लास 12th में तो नहीं थे, लेकिन वो CUET के सिलेबस के अंदर आपको स्पेसिफिकली दे रखे हैं। तो वो टॉपिक्स हमारे गवर्नमेंट बजट और फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर से रिलेट करते हैं। तो पहले मैं गवर्नमेंट बजट वाला वो पोर्शन डिस्कस करूंगा, उसके बाद सेकंड पार्ट में फॉरेन एक्सचेंज का भी कवर कर दूंगा। वीडियो देख लेना, आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, हमारा गवर्नमेंट बजट के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब ये टॉपिक का क्या मतलब है वो डिटेल में समझाता हूँ। तो पहले तो आप ये सोचो, डाउन साइजिंग वर्ड का मतलब क्या है। डाउन साइजिंग वर्ड का मतलब सिंपल सा है कि भाई कोई चीज़ अगर पहले बड़ी थी, ज़्यादा थी, उसको कम कर दिया गया, डाउन साइजिंग। अब गवर्नमेंट के रोल को डाउन साइजिंग करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट बजट चैप्टर में इस कंटेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है, जिसका रोल पहले ज़्यादा होता था हर चीज़ों को लेकर, वो थोड़ा कम कर दिया जाएगा। तो डाउन साइजिंग वर्ड का ये मतलब है। तो देखो लिखा है ना, इट रिफर्स टू द रिड्यूसिंग द एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। यानी कि सरकार धीरे धीरे अपनी पावर को या अपने रोल को या अपने एक्शंस को कम कर रही है। तो अब सरकार अगर कम कर रही है तो भैया किसकी पावर बढ़ रही है, किसका रोल बढ़ रहा है, कि कौन ज़्यादा काम करेगा? ऑब्वियसली क्या बनता है आंसर? प्राइवेट सेक्टर। तो इट मीन्स लिमिटिंग द गवर्नमेंट्स एक्टिविटी स्पेशली इन द सेक्टर्स वेयर प्राइवेट पार्टिसिपेशन कैन बी मोर एफिशिएंट एंड फोकसिंग मेनली ऑन एसेंशियल फंक्शंस लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक गुड्स एंड वेलफेयर। तो सरकार ये कह रही है कि भाई देखो, जो मेन मुद्दे की चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसमें तो देखो हम अपना रोल ज़्यादा अच्छा रखेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है, तो उसमें उनके रोल को बढ़ा देंगे। ये मतलब होता है डाउन साइजिंग का। तो ये तो हो गया मीनिंग, लेकिन अब इसके इम्प्लीकेशन, क्यों सरकार ने ऐसा सोचा, वो सब चीज़ें तामझाम देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आई कि यार सरकार ऐसा क्यों सोच रही है, वाई डाउन साइजिंग, है ना। तो बहुत ही सिंपल है कि भाई सरकार अपना रोल क्यों कम कर रही है। तो देखो, पहली बात तो फिस्कल डेफिसिट आपको पता है हमारे देश में ज़्यादा है। अब फिस्कल डेफिसिट यानी कि बोरोइंग अगर ज़्यादा है सरकार की, अब ऐसे में सरकार अगर और खर्चे करेगी तो भैया क्या ये लॉजिकल बात है? नहीं। तो सरकार सोचती है कि हमें अपना खर्चा कम करना चाहिए। खर्चा कम करने से क्या होगा? ऑब्वियसली अच्छी बात होगी। क्या अच्छी बात होगी? कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट चल रहा है वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो पहला रैशनल तो यही है कि सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट क्या करना चाहती है? कम करना चाहती है, इसीलिए डाउन साइजिंग का सोच रही है। दूसरा क्यों सोच रही है सरकार? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब देखो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, प्राइवेट सेक्टर वाला या सरकारी कंपनियां? तो आप कहोगे प्राइवेट सेक्टर वाला। तो एफिशिएंसी से काम कौन ज़्यादा अच्छा करेगा? प्राइवेट सेक्टर वाला। तो इसीलिए सरकार ने सोचा चलो यार डाउन साइजिंग करते हैं, अपना रोल थोड़ा कम कर लेंगे। मिनिमाइज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब लाल फीताशाही, या आप समझ लो बाबूगिरी। अब सरकारी दफ्तर में जाओगे, कोई सरकारी काम करवाओगे, तो वो कहेगा जाओ बाबू के पास जाओ, जाओ फाइल वहाँ से वहाँ लेकर जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, आपको दौड़ाते रहेंगे। लेकिन यही काम जब प्राइवेट सेक्टर करेगा तो फास्ट हो जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो कम हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब यही होता है कि बाबूगिरी कम हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी बात हो गई, है ना। सरकार अपना रोल कम कर रही है। एनकरेज प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि इकोनॉमी की अगर ग्रोथ रहे तो प्राइवेट सेक्टर अगर जितना तेज़ी से बढ़ेगा उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, और सरकार का ऑब्जेक्टिव भी होता है गवर्नमेंट बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ पर हम लोग फोकस ज़्यादा करते हैं। एंड जेनरिक एक रीज़न और भी हम लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। आज भैया ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, लिबरलाइजेशन का ज़माना है। तो अब सरकार ज़्यादा अगर बीच में अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखेगी तो फिर ग्लोबली हम नहीं चल पाएंगे। बहुत सारे कंट्रीज़ चाहते हैं कि भाई हम इंडिया के साथ अपना व्यापार बढ़ाएं, इंडिया के साथ हम ट्रेड करें, तो उसके लिए सरकार को रिस्ट्रिक्शन कम करनी पड़ेगी, अपना रोल कम करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर वाले को थोड़ा आगे लेकर जाना देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो, ये बहुत सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ये फैसला लेती है कि भाई ठीक है, हम अपना डाउन साइजिंग करते हैं, हम अपने रोल को थोड़ा कम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर वाले को ज़्यादा रोल देते हैं। सिंपल। अब सरकार ये करती कैसे है, ये आपने पढ़ रखा है। तो देखो 4 तरीके हैं छोटे छोटे से। पहला तो है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार क्या कर देती है, अपनी कंपनियों को या अपनी कंपनियों के एसेट्स को बेच देती है। किसको बेच देती है?
किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, है ना। तो ये तो आपने पढ़ ही रखा है डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा पीपीपी, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसका भी डेमो भी दिखाऊंगा, जिसमें सरकार क्या करती है, अकेले काम नहीं करती, कहती है प्राइवेट सेक्टर वाले तुम भी आ जाओ भाई साथ में, तो हम तो हैं और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी, है ना। तो ये हो गया एक तरीका। तीसरा भी आपने पढ़ रखा है प्राइवेटाइजेशन, और चौथा भी आपने पढ़ रखा है आउटसोर्सिंग। ये आपने ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी में वैसे सुन पढ़ रखा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब भी अगेन सेम, प्राइवेट ओनर्स को पावर दे देती है सरकार ज़्यादा। और आउटसोर्सिंग का मतलब ये कि सरकार अपना कुछ काम खुद कम करके प्राइवेट सेक्टर को कहती है भाई ये काम आप हमारे बिहाफ पे कर लो, तो अपना काम जो है वो क्या कर देती है, डेलीगेट कर देती है। अब देखो जो दूसरा मेन टॉपिक इसी के अंदर होता है कि भैया डाउन साइजिंग के इम्प्लीकेशन क्या होंगे। तो मतलब कि हम कह सकते हैं अच्छे या बुरे प्रभाव क्या पड़ेंगे, है ना, इम्प्लीकेशन। तो देखो अच्छे प्रभाव तो ऑब्वियसली आप समझ ही रहे हो, क्योंकि रैशनल के अंदर भी वही कवर हो रहे हैं। पहला अच्छा प्रभाव देखो, रिसोर्स एलोकेशन अच्छा हो जाएगा। अब सरकार जितना अच्छे से रिसोर्स एलोकेशन अगर कर रही होगी, उससे कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से कौन रिसोर्स एलोकेशन करेगा, प्राइवेट सेक्टर वाला। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले को पता है कि रिसोर्स को ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है। तो एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा ये भी अपन ने पढ़ा, सरकार का जो बर्डन है ना, फिस्कल डेफिसिट है, बोरोइंग का डेफिसिट है या डेट है बर्डन, वो कम हो जाएगा। तो सरकार भी खुश रहती है कि चलो यार अब अपने खर्चे कम, हमारा रोल कम है, हम खर्चे भी कम करेंगे, खर्चे कम करेंगे तो अपने पे बर्डन भी कम होगा। तो सरकार बड़ा खुश रहती है। बेटर क्वालिटी सर्विसेज, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर वाले के पास जब पावर्स जाएंगी और वो ज़्यादा काम संभालेंगे तो सर्विसेज बेहतर तो होंगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पड़ी थी हमने कम हो जाती है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा, वो प्रोत्साहित होते हैं, तो फिर एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्ट करेंगे जिससे कहीं ना कहीं इकनॉमी ग्रो करेगी। तो ये भी एक अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है भाइयों बहनों। अब लेकिन बुरा प्रभाव क्या पड़ सकता है डाउन साइजिंग का। देखो सरकार का रोल कम हो रहा है तो खतरे की बात भी है ना। खतरा क्या भैया, सरकार का अगर रोल कम होगा तो पहला बेसिक खतरा तो यही, सोशल वेलफेयर भी कम। अब आज तो सरकार स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है गरीबों के लिए, लेकिन धीरे धीरे अगर सरकार का रोल कम हुआ और प्राइवेट सेक्टर के पास पावर्स गई तो वो शायद उतने अच्छे से सोशल वेलफेयर ना करें, क्योंकि आपको पता ही है प्राइवेट सेक्टर का मोटिव तो सोशल वेलफेयर नहीं होता। दूसरा भाई देखो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, अब उसमें फिर नौकरियां जाएंगी, क्योंकि वो सारी कंपनियां तो प्राइवेट सेक्टर को बेच दी। अब प्राइवेट सेक्टर वाला तो भैया अपने हिसाब से एम्प्लॉयज़ रखेगा, काम चोरों को नौकरियों से निकालेगा, तो बहुत से लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। तीसरा, एक जेनरिक एक बड़ा विजन अगर आप सोचो तो ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास अगर पावर्स आई तो रिच तो और रिचर हो जाएगा और बेचारा पुअर जो है वो और पुअरर हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को थोड़ा नेग्लेक्ट भी होना पड़ सकता है। अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर देखो कौन से होते हैं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर मेनली तो वैसे होते हैं अपने डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, या आप कह लो कि जिसमें सरकार को स्ट्रेटेजी बनानी होती है, रेलवेज़ हो गया। तो वैसे तो सरकार का रोल इनमें ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर मान लो डाउन साइजिंग कर रही है सरकार और अपना रोल इसमें धीरे धीरे कहीं कम कर रही है, तो एक खतरा तो है ही ना कहीं कि यार ये नेग्लेक्ट ना हो जाए। तो बस ये खतरा बता रहा है, ये एक तरह से नेगेटिव्स यही हैं कि भैया डेंजर है, अगर सरकार डाउन साइजिंग करेगी तो ये नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, है ना। बाकी देखो रिलेशन सिंपल है, गवर्नमेंट बजट के देखो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे आपने पढ़े भी कि रिसोर्स एलोकेशन, है ना, सरकार तो चाहती है अपने रिसोर्स को अच्छे से एलोकेट करना, तो प्राइवेट सेक्टर वालों को अगर रोल अच्छा मिलेगा तो ये ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। इसी तरह सरकार चाहती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब देखो सरकार का अगर खर्चा कम है ना, डाउन साइजिंग करने से खर्चा कम होगा तो सरकार का डेफिसिट भी कम होगा, डेफिसिट कम होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है, जो मनी सप्लाई है वो कम रहेगी ना। तो सरकार तो चाहती है कि भैया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, तो ये डाउन साइजिंग कहीं ना कहीं सरकार के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होता है, ये देखनी है बात। और प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, प्रमोशन होगा तो वो ग्रो करेंगे, तो इकोनॉमी तो ग्रो करेगी। तो कुल मिलाकर मतलब सरकार जो डाउन साइजिंग करती है वो उसके ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होता है। पहले मैं दिखा देता हूँ ये बात, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि जो डाउन साइजिंग सरकार करती है वो कहीं ना कहीं सरकार के अपने गोल्स के साथ अलाइन होता है। वो गोल चाहे फिस्कल बर्डन कम करने का हो, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करने का हो,
तो सरकार इसीलिए सोच समझ के डाउन साइजिंग करती है। बाकी 3 एग्जाम्पल्स इसके आपके लिए मैंने निकाल के रखे हैं कि भैया देखो, इंडिया में अभी रिसेंटली एयर इंडिया की बात करें, वो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, सरकार ने उसको बेचा, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। इसी तरह LIC सरकारी जो कंपनी थी, उसका इनिशियल पब्लिक ऑफर आया, उसकी हिस्सेदारी में मतलब आम जनता का रोल दे दिया ताकि सरकार का रोल थोड़ा कम हो जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर तो इतनी जगह PPP आपको देखने को मिलेगा, यानी अगर एयरपोर्ट्स की बात करें या कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां मिलकर उस सेक्टर में काम कर रही हैं। तो मतलब प्रैक्टिकली आपको ये डाउन साइजिंग प्रॉपरली दिखती हुई नज़र आएगी। तो कुल मिलाकर डाउन साइजिंग में तो बस इतनी बातें आप पढ़ लेना जो ये मैंने लगभग आपको 10 मिनट में सिखाया है, तो आपका डाउन साइजिंग का तो पूरा कॉन्सेप्ट यही है, कंप्लीट हो जाएगा। अब जो दूसरा टॉपिक इनकॉर्पोरेट हुआ हमारे सिलेबस में, वो कोई टॉपिक नहीं है, मतलब वो तो एक सिंबल है रीसेंट चेंजेस की भैया रीसेंट इश्यूज़ क्या हैं। इनफैक्ट रीसेंट इश्यूज़ बोलता हूँ, चेंजेस भी कुछ नहीं है। कि अगर मैं 2023 के ऑनवर्ड्स की बात करूं तो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर और BOP को लेकर कुछ चेंजेस या कुछ इश्यूज़ हुए हैं जो प्रैक्टिकली मतलब आप शायद कुछ तो न्यूज़ में सुनते ही होंगे। अब पहले तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है वो तो चलो मैं मान के चल रहा हूँ, आपको पता ही है कि भैया $1 मान लो 80 रुपये का, तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। लेकिन रिसेंट इसको लेकर क्या इशूज़ आए हैं, तो देखो जो सबसे पहला और एक ही मेन बड़ा इशू है वो है डेप्रीसिएशन ऑफ रुपी का। मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते ही याद आ रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले रुपी 65 रुपये का होता था, और अब ये पढ़ाते पढ़ाते ही आज देखो आपसे बातें करते करते ही मैं कह रहा हूँ कि भाई मान लो $1 85 रुपये का है। तो हमारा डॉलर के प्रति जो रुपी है वो काफ़ी वीक हो गया है, इसको हम बोलते हैं करेंसी डेप्रीसिएशन, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो एक ही मेन रीसेंट इशू है जिस पे फोकस करना है आपको, वो है डेप्रीसिएशन ऑफ रुपी। रुपी बहुत कमज़ोर हो गया। अब उसके रीजंस भी हैं कि भैया रुपी क्यों कमज़ोर हो गया। ऑब्वियसली एक तो बाहर के जो तेल प्राइसेस महंगे होने शुरू हुए, लड़ाई झगड़ों की वजह से, आप रशिया यूक्रेन की वॉर से सुनते आ रहे होंगे, बाहर से तेल महंगा हो रहा है महंगा हो रहा है। तो इतने हाई ऑयल प्राइसेस कहीं ना कहीं हमारे फिर करेंसी को अफेक्ट डालते हैं, रेट को अफेक्ट डालते हैं। अब डॉलर जो है वो तो क्योंकि यूनिवर्सल है, अब इंडियन रुपी तो है नहीं यूनिवर्सल भैया, तो डॉलर के मुकाबले अपना रुपी कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा कैपिटल आउटफ्लोज, लोग इंडिया से अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट वो बाहर ले जाते हैं, तो हमारा पैसा जो है वो बाहर चला जाता है कई बार किसी भी रूप में। या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं, कई बार इस देश ने वो कर दिया, US ने चाइना के साथ कुछ कर दिया, इस तरह की न्यूज़ जो आप सुनते हो वो भी फॉरेन एक्सचेंज को प्रभावित करती हैं, है ना। तो अब देखो रुपी अगर वीक होगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो हम आगे भी देखेंगे। वैसे तो सिंपल है, अब बाहर से सामान खरीदना आपके लिए महंगा हो जाएगा, इम्पोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अब आपके लिए बाहर के गुड्स महंगे हो गए। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे क्योंकि अब बाहर के लोगों के लिए हमारे गुड्स चीपर हो गए, तो हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, जो वैसे अच्छी बात भी है। लेकिन हाँ, महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ेगी क्योंकि अब आपको सारे प्रोडक्ट्स महंगे दामों पर बाहर से खरीदने पड़ेंगे, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पर पड़ता है और आपकी प्राइजेस जो हैं वो थोड़ा सा शूट अप करती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो हमारी वीक हुई, ये रुपी जो है मैं कह सकता हूँ अगर वीक हुआ तो उसका बुरा प्रभाव हमारी इकनॉमी पर पड़ा। ये एक मेन रिसेंट इशू है। दूसरा रिसेंट इशू अगर कवर करना हो तो वो है वॉलेटिलिटी। आपको पता है एक्सचेंज रेट पिछले कई सालों से, 2-3 साल से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बड़े हैं घटे हैं, बड़े हैं घटे हैं। आप घर में अगर अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो उनसे पूछना पिछले 2-1 साल में जो शेयर बाज़ार है, स्टॉक मार्केट, वो भी पता है कभी बढ़ा कभी एकदम कम हुआ, कभी बढ़ा कभी एकदम कम हुआ, बहुत उतार चढ़ाव है। और उसके रीजंस हैं प्रैक्टिकल, शायद आपने सुने भी हों। लड़ाई झगड़े आजकल बहुत हो रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज़ बहुत हैं, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बढ़ गई है ना। किसी देश में एकदम से महंगाई बढ़ जाती है, कई बार इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़ा देता है यूएस में भी देखो फेडरल बैंक जो होता है उनका मान लो वो कई बार रेट्स बढ़ा देता है, तो मनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मनी सप्लाई जैसे हमारे देश में RBI करता है। तो इस तरह के ग्लोबल इवेंट्स जो हैं वो एक अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं और इसी वजह से एक्सचेंज रेट जो है वो वॉलेटाइल रहता है, चेंज होता रहता है। अब इसको कौन संभालता है ये भी आपने पढ़ रखा है वैसे तो अपने सिलेबस में, RBI। अब मैनेज फ्लोटिंग पढ़ा था ना आपने, तो ये पॉइंट बस याद रखना कि RBI डॉलर का जब रेट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए डर्टी फ्लोटिंग करती है या मैनेज फ्लोटिंग करती है। वो कैसे करती है वो भी देख लो अगर आपको याद हो। मान लो मार्केट में एक्सचेंज रेट निकला $1 = 85 रुपी। अब RBI को लग रहा है कि यार ये तो ज़्यादा है, अब मैं इसको कम कैसे करूं, तो आपने पढ़ा था ना डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज फ्लोटिंग।
आरबीआई क्या करती है, बहुत सारे डॉलर्स बाजार में बेचना शुरू कर देती है अपने रिजर्व में से निकाल कर। अब वो जैसे ही बहुत सारे डॉलर्स बाजार में बेचना शुरू करेगी तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो देखो सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है भाइयों बहनों, देखो देखो देखो। अब जैसे ही सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा, देखो वो पर्पल रंग की बिंदी, और ऑटोमेटिकली अब जब नया रेट निकलेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, अब शायद $1.83 का हो जाएगा। तो आरबीआई ये मैनेज फ्लोटिंग करती है डॉलर के रेट को थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करने के लिए, है ना, ताकि बहुत ज़्यादा डॉलर का रेट ना बढ़ जाए। तो ये भी आपने पढ़ रखा है। बाकी एक छोटी सी लिंकेज अगर आपको रिवाइज करवाऊं कि फॉरेन एक्सचेंज का बीओपी के साथ लिंक क्या था, तो भैया दो ही केस होते थे बीओपी में, अगर आपको याद हो, या तो बीओपी डेफिसिट में है। अब बीओपी डेफिसिट में है तो इसका मतलब आपके आउटफ्लो ज़्यादा हो रहे हैं, इनफ्लो कम हो रहे हैं। तो आउटफ्लो अगर ज़्यादा कर रहे हो तो भैया फिर तो रुपी जो है वो डेप्रीशिएट हो जाएगा। तो हमारा तो बीओपी कई वर्षों से मान लो डेफिसिट में है, तो वो कहीं ना कहीं रुपी को डेप्रीशिएट करता है। और अगर हाइपोथेटिकली मान लेते हैं हमारा बीओपी सरप्लस में है, तो फिर उससे रुपी अप्रिशिएट हो जाएगा, है ना, उल्टा। लेकिन वैसे होता नहीं हमारा। तो हम तो ट्रेड डेफिसिट में ही रहते हैं कहीं ना कहीं, और हमारा कैपिटल फ्लो जो है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है। कभी इन्वेस्टर्स पैसा लाते हैं इंडिया में, कभी इंडिया से निकाल ले जाते हैं। तो इस वजह से हमारा एक्सचेंज रेट बड़ा मतलब बढ़ता घटता रहता है, वॉलेटिलिटी रहती है। तो हालांकि आरबीआई कोशिश करती है उसको मैनेज करने के लिए, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं कर सकती ना, ऑब्वियसली। तो ये है। अच्छा, अब डॉलर का मजबूत होना यानी कि रुपी अब देखो डेप्रीशिएट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या है रुपी के डेप्रीसिएशन का, तो ये भी हमने पढ़ रखा है अपने कोर्स के अंदर कि अगर रुपी डेप्रीशिएट होगा तो इसकी अगर मैं अच्छी बात करूं तो ये कि भैया हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि अब डोमेस्टिक गुड्स चीपर हो जाएगा। बाकी क्योंकि अब करेंसी हमारी वीक हो गई तो हो सकता है हमें फ़ॉरेन से ज़्यादा रेमिटांस मिले आसानी से। लोग सोचें फॉरेन कंट्री के, ठीक है यार $1 दे दो, यहाँ पर क्या जा रहा है, अब तो इनकी करेंसी बहुत सस्ती है, तो उनके लिए तो हमारा देश और सस्ता हो गया, तो वो आराम से रेमिटांस दे देंगे। और थोड़ा सा घूमने फिरने लोग यहाँ पर ज़्यादा आ जाएंगे, उसका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार इंडिया जाना तो बड़ा सस्ता है, वहाँ का $1 यहाँ के 80 के बराबर है, तो इंडिया में थोड़ा सा टूरिज्म बढ़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव हम कह सकते हैं। लेकिन भाइयों, एक्सचेंज रेट अगर हमारा वीक हो रहा है, रुपी अगर डेप्रीशिएट हो रहा है, तो इसके नेगेटिव ज़्यादा हैं, और जो क्रूशल हैं वो आपको पता होने चाहिए। जो सबसे पहला है वो ज़रूर ध्यान रखना, आप जब बाहर से तेल मंगवाते हो वो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। पता है, तेल जो है हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, हमारे पास तो इतना तेल है नहीं। अब जब हम डॉलर में पेमेंट्स करेंगे तो पहले $1 के सिर्फ 60 रुपये देने पड़ते थे, आज $1 के 85 देने पड़ रहे हैं। तो डॉलर्स में पेमेंट करना है और तेल खरीदना मजबूरी है, तो तेल बहुत महंगा पड़ता है हमें। तो ये बिग नेगेटिव आपको याद रखना है। बाकी मान लो कोई आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगवा रहे हो बाहर से, वो भी फिर महंगे पड़ेंगे, मतलब हर चीज़ आपके लिए इंपोर्ट करनी महंगी पड़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, ये मैंने आपको बता ही दिया। फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना वीक होगा तो उसका बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पर पड़ता है, और सरकार पर फिर ऑब्वियसली बोरो करने का बर्डन भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा हमारी अगर करेंसी वीक होती है तो वो अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं इस पर फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर भी बढ़ता है। तो ये इसके नेगेटिव्स हो गए। तो मतलब कुल मिलाकर अगर फॉरेन एक्सचेंज के पूरे टॉपिक का कंक्लूजन करूं तो भैया सिर्फ एक ही मेन रीसेंट इशू है कि आपका रुपी जो है वो डेप्रीशिएट हुआ है, और रुपी को डेप्रीशिएट होता हुआ देखकर आरबीआई थोड़ा सा पिक्चर में आती है। आरबीआई सोचती है कि भाई बहुत ज़्यादा हमारा रुपी डेप्रीशिएट ना हो जाए, तो वो उसको मैनेज करती है, मैनेज फ्लोटिंग के माध्यम से, ताकि बीओपी और करेंसी की वैल्यू थोड़ा सा मेंटेन रहे। मतलब कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो जाए या बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज में हमारी करेंसी वीक हो जाए। तो ये रीसेंट इश्यूज़ हैं जो आपके लिए मुद्दे के थे। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा जो भी बातें मैंने समझाई। तो बस इतनी सी ये वीडियो ज़रूर देख लेना, इससे आपका सारा जो ये दोनों टॉपिक्स का लेखा जोखा है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछे कहीं ना कहीं इसके अंदर से ही आएगा, ठीक है ना। चलो, तो बस अच्छे से रिवाइज करना। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में।